अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। भारत ने पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा पर चौकसी चरम पर कर दी। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी चौकसी बिल्कुल चाक चौबंद, सेना सजग सन्नद्ध। वहां से अब कोई दुस्साहस पाकिस्तान नहीं कर सकता। भारत ने अपनी सीमा को इतना सुरक्षित कर लिया, वहां के रास्ते अब फिलहाल घुसपैठ भी नहीं हो सकती, और जो घुसपैठ की कोशिश करेंगे वो मारे जाएंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिख गया। कुछ लोगों ने कोशिश, कुछ आतंकियों को इधर जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश पाकिस्तान ने की, लेकिन उनको हमारे BSF ने गोलियों से भून दिया। 7-8 आतंकी मारे गए। तो पाकिस्तान सुधर तो सकता नहीं। तो उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो उसको समझ में आया कि नेपाल और भारत की जो सीमा है वो ओपन बॉर्डर है, खुली सीमा है। करीब 1750 किलोमीटर जो नेपाल और भारत की सीमा है वो खुली सीमा। भारत के पास इस बात की खुफिया जानकारी आई कि पाकिस्तान ने 35 से 37 आतंकियों को नेपाल में घुसाया है। और किस लिए घुसाया? वो इसलिए घुसाया कि नेपाल के रास्ते वो आतंकवादी मौका देखकर भारत में प्रवेश कर जाएं, ताकि पाकिस्तान का जो एजेंडा है आतंक का वो चलता रहे। इतनी बड़ी सीमा 1750 किलोमीटर की, और वो भी खुली। बीच में एक शिलापट लगा है, उस पर लिखा है भारत। उसके दो पांव आगे बढ़ाइए तो दूसरी तरफ नेपाल शुरू हो जाता है। लेकिन जब से भारत को ये जानकारी मिली, खुफिया सूचना मिली है, तब से भारत ने नेपाल सीमा पर जांच पड़ताल का एक सघन अभियान शुरू कर दिया है। सशस्त्र बलों की उपस्थिति बढ़ा दी गई है। एक एक वाहन की जांच पड़ताल, एक एक व्यक्ति की जांच पड़ताल, जीरो टॉलरेंस वाला स्थिति। और
किसी भी ढंग का कोई दुस्साहस आतंकी नहीं कर पाए नेपाल के रास्ते भारत में आने का, इसके लिए पूरे बंदोबस्त हो गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये परिस्थिति बड़ी संवेदनशील हो जाती है। और आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले, ठीक पहले ही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अभियान चलाया था, उनकी सरकार ने। वो अभियान था भारत नेपाल की जो सीमाएं उत्तर प्रदेश में पड़ती हैं, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत और तराई वाले इलाके से लेके और महाराजगंज तक जो सीमाएं पड़ती हैं, उन सीमाओं पर अचानक से कुकुरमुत्ते की तरह जो इमारतें उग आई थीं, अवैध मस्जिद, अवैध मदरसों की भरमार हो गई थी। न कागज न बही, बन गई मस्जिद, बन गया मदरसा। जनसंख्या का संतुलन गड़बड़ा रहा था उन इलाकों में। उन सब में बुलडोजर चला के एक बड़ा सफाई अभियान योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कर डाला। देश उधर व्यस्त, उधर देश का ध्यान ज्यादा था पाकिस्तान और पहलगांव की आतंकी गतिविधि की तरफ, लेकिन उस दौरान उत्तर प्रदेश में एक बड़ा काम हुआ है। भारत ने अपने तरफ की सीमा को उत्तर प्रदेश में क्लीन करने का काम किया है। साफ रहे जमीन, आर पार दिखे, और बिना कागज के, बिना किसी सरकारी मंजूरी के जो इमारतें बनी, उन सबको ध्वस्तीभूत कर दिया योगी जी की सरकार ने। बुलडोजर खूब चला, खूब गरजा, बहराइच से लेके और उन तमाम इलाकों में जहां भारत और नेपाल की सीमाएं लगती हैं उत्तर प्रदेश में। बहुत कम लोगों को इस ओर ध्यान गया, लेकिन सैकड़ों की संख्या में इमारतें डिसमेंटल की गई हैं, सैकड़ों की संख्या में। भारत में इस सीमा पर आबादी का संतुलन गड़बड़ा रहा है, वहां संदिग्ध गतिविधियां हैं, ऐसी आईबी की रिपोर्ट बहुत पहले की है। लेकिन कार्रवाई अब हुई योगी आदित्यनाथ की सरकार में। ये भी एक बड़ा कदम है जिसको दिमाग में रखना होगा, दृष्टि में रखना होगा। अब आज का सबसे बड़ा प्रश्न ये कि क्या पाकिस्तान नेपाल सीमा के जरिए आतंकियों को भारत में घुसाने की कोशिश कर रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथियों ने इसी प्रश्न पर एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं, फिर इस स्थिति की गंभीरता को समझने की कोशिश करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पड़ोसी देश पाकिस्तान अब आतंकी घुसपैठ के लिए नए नए पैंतरे आजमाने की कोशिश में लगा है। आतंकियों की नजर अब भारत नेपाल बॉर्डर पर जमी है। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि करीब 30 से 35 संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी नेपाल पहुंच चुके हैं और भारत नेपाल सीमा से घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। इसी के मद्देनजर सशस्त्र सीमा बल ने सुरक्षा बढ़ा दी है। हर संदिग्ध व्यक्ति की सुरक्षा जांच की जा रही है। भारत नेपाल सीमा से सटे हुए गांव में आजकल संवेदनशीलता को देखते हुए लगातार ग्राम चौपाल लगाई जा रही है। ऑपरेशन सुरक्षा कवच के तहत ग्राम सुरक्षा समितियों को सक्रिय किया जा रहा है। भारत नेपाल बॉर्डर से सटे तमाम जिलों में योगी सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भी विशेष अभियान चला रही है। बॉर्डर से सटे महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। भारत नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में अब तक 225 अवैध मदरसे, 30 मस्जिद, 25 मजार और 6 ईदगाहों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। देखिए, सीमा पर जो निर्माण हुआ है
अवैध हुआ या वैध हुआ, ये तो सरकार ही देखेगी। और अगर कोई अवैध निर्माण है तो उसका हटाना सरकार का के जिम्मेवारी है, उनका दायित्व है। वो उन्होंने अपना निर्माण में किया। और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके ऊपर निर्माण भी बहुत सोच समझ के उसको अलाउ किया जाना चाहिए। और जो कार्रवाई हुई है, मैं समझता हूं कि उसमें सभी तथ्यों को देखते हुए सोच समझ के निर्णय लिया गया होगा। देखिए, सुरक्षा के दृष्टि से जो भी कदम सरकार उठा रही है उस कदम का हम लोग स्वागत करते हैं। और पहले देश सर्वोपरि है, देश सुरक्षित रहे, तभी देश में रहने वाले 140 करोड़ लोग जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे। तो सरकार का जो प्रयास है, जो पहल है, वो देश हित में है। अवैध अतिक्रमण हटाने का ये अभियान सीमा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है, ताकि घुसपैठ की संभावनाएं पूरी तरह शून्य की जा सकें। इधर पाकिस्तानी जासूसों के पकड़े जाने की कड़ी में उत्तर प्रदेश से भी 2 जासूस पकड़े गए हैं। आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान पर सीएम योगी ने भी करारा प्रहार किया है। ये आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। अब ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। वैसे भी हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है। और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है। वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। बहरहाल, नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध धार्मिक निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार का अभियान लगातार जारी है, तो दूसरी ओर आतंकियों की हर करतूत पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। योगी सरकार का अभियान ये कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर क्यों नहीं सुधर रहा पाकिस्तान? ये विषय बहुत संवेदनशील है, क्योंकि भारत और नेपाल की लंबी सीमा उन्मुक्त है, खुली है। इसलिए चीज़ गंभीर हो जाती है। अगर पाकिस्तान नेपाल के ज़रिए दुस्साहस करने की कोशिश करेगा तो फिर भारत को अपने स्तर पर नेपाल सीमा पर चौकसी को और ज़्यादा सघन करना होगा। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। पल्लवी सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पल्लवी सिंह जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का बहुत स्वागत है। मनीष गुप्ता जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष जी का बहुत स्वागत है। ओपी सागर साहब पूर्व IPS अधिकारी हैं, वो अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और उस सेकेंड हाफ में AK जैन साहब जुड़ेंगे, उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP। मनीष गुप्ता जी, 2 बातें हैं। एक तो नेपाल बॉर्डर पर दशकों से ऐसी स्थिति रही, IV रिपोर्ट देती रही, चर्चा होती रही कि वहां जनसंख्या का संतुलन गड़बड़ा गया और बेतहाशा मस्जिद और मदरसे बन गए। लोग कम, मस्जिद मदरसे ज्यादा। अब देखा गया कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने वो सब उसका सफाई अभियान चला दिया ताकि सीमा खाली रहे, सीमा पर अवैध गतिविधियां नहीं हो। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर वाला रूट चूंकि पाकिस्तान के लिए बंद हो गया, पंजाब वाला रूट बंद है, राजस्थान गुजरात वाला रूट बंद हो गया, वहां सेना का इतना बड़ा जमावड़ा है भारत की, तो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान नेपाल के जरिए घुसपैठ कराने की कोशिश कर सकता है। 35 से 37 आतंकी उसने नेपाल में भेजे हैं इस उद्देश्य से कि वो भारत में आए।
इस स्थिति को कितना गंभीर मान रहे हैं आप, और इस स्थिति से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मनीष जी। अमिताभ सर, देखिए, जब भी कोई अच्छा कंपनी का जो कंट्रोलर होता है, सीईओ होता है, तो वो ये समझता है कि जब मैं किसी एक दिशा में एक एक्शन लूंगा तो उसके जो रिएक्शन है वो कहां कहां आ सकते हैं। जाहिर है, इस समय सेंटर में नरेंद्र मोदी की सरकार है। जब उन्होंने 370 हटाया तो उन्होंने देखा इस देश में जम्मू कश्मीर से 370 हटाएंगे तो उसके रिएक्शन कहां कहां आएंगे। अब ये बात हमें तो नहीं पता, आपको जरूर पता होगा पत्रकार होने के नाते, कि देश में उन्होंने कहां कहां क्या व्यवस्थाएं ऐसे की कि उनके रिएक्शन को वहीं दबा दिया जाए। जाहिर है, पाकिस्तान ने तैयारी की होगी कि नेपाल के रास्ते घुसपैठ करें। इस देश में भी अब ऐसी टीम है जो ये समझती है कि पाकिस्तान जब बौखलाएगा तो बांग्लादेश के रास्ते पश्चिम बंगाल में भी घुसने की कोशिश करेगा, नेपाल से भी घुसने की कोशिश करेगा। इन सब जगह कंट्रोल करने की जरूरत है। अब संयोग से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है और बंगाल में एंटी बीजेपी सरकार है। तो अब जितना बीजेपी में कंट्रोल करना उतना उन्होंने कंट्रोल कर लिया। उन्होंने कहा भाई ठीक है, यहाँ पे जितनी भी संदिग्ध गतिविधियां हैं उनको रोक दो और जो भी घुसने का प्रयास करे उसको नमस्ते कर दो। तो मैं समझता हूं ये अब वो अलर्ट स्थिति है जहां सरकार पहले से अलर्ट है। घुसपैठ हो उससे पहले ही सिपाही, सेना, आर्मी और मिलिट्री के लोग उनका स्वागत करते मिले। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि योगी सरकार इस काम को बिल्कुल मुस्तैदी के साथ कर रही है और प्रीपोन कर लिया प्लान को। ऐसा नहीं कि जब घुसपैठ होगी तब देखेंगे, नहीं, पहले से तैयारी चालू है। और सच्चाई तो ये है कि जब छत पे पहुंचना होता है ना, सीढ़ियां बननी शुरू हो जाती है। तो ये जो सीढ़ियां हैं, ये जो स्लीपर सेल के लोग घुस रहे हैं, उनको हटाने का जो काम शुरू हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा रिजल्ट देगा जिसका महसूस हमें 5 से 10 साल में होगा। जी ठीक बात है जी। अशोक यादव जी, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त ऐसी सूचना हम लोग पास आई थी कि आईबी ने एक रिपोर्ट दी है कि नेपाल बॉर्डर को लेकर, और उसने कहा है कि वहाँ डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है और वहाँ पेट्रो डॉलर आ रहा है और उसके जरिए अवैध रूप से मस्जिदें और मदरसे बेइंतहा उग आए हैं, बने नहीं उग आए हैं, ऐसी स्थिति पैदा हो गई। और उस वक्त इस बात पर जोर दिया गया कि ये भारत की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जाके ये दृश्य हुआ है कि महाराजगंज से लेके और लखीमपुर खीरी तक क्लीन करो सीमा। अशोक जी। देखिए अमिताभ जी, आपने पूर्व सरकारों की बात की, मनमोहन सिंह जी की सरकार की बात की है। इसके पहले जितनी भी सरकारें आजादी के बाद से देश में आई हैं, किसी ऐसी सरकार को आप नहीं चिन्हित कर पाएंगे जो सरकार अपने रिजीम में हुई किसी भी आतंकी घटना की जिम्मेदारी लेने से बचती हो, और जिम्मेदारी तो छोड़ दीजिए, वो उस आतंकी घटना का इस्तेमाल सत्ता हासिल करने में करती हो। ये तमगा और ये रिकॉर्ड सिर्फ मोदी सरकार के पास है कि किसी भी आतंकी घटना, चाहे आप 14 फरवरी 2019 में जो पुलवामा घटना हुआ, चाहे 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम अटैक हुआ, इन सारी घटनाओं का जिम्मेदारी लेना चाहिए सरकार को और बताना चाहिए कि हमारी गलती से हुआ, ऐसा नहीं होगा, हम फुल प्रूफ प्लान बनाएंगे। लेकिन ये सरकार उन आतंकवादी घटनाओं का इस्तेमाल बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से सत्ता हासिल करने में करती है। और विपक्ष तो हमेशा, चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो विपक्ष उस समय था या आज की सरकार में जो विपक्ष आज है, किसी विपक्ष ने कभी भी अमिताभ जी ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान या चाइना या कोई भी आतंकी घटना को जो अंजाम हमारे देश में देने की कोशिश कर रहा है उस पर कार्रवाई न करिए। पूरा विपक्ष हमेशा से, हमारे देश का कल्चर रहा है कि हमेशा से सरकार के साथ खड़ा रहा है, सेना के साथ खड़ा रहा है, और सरकार की जिम्मेदारी जो नैतिक जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारियों से सरकार। जी अशोक जी, एक सप्लीमेंट था बड़ा मासूम सा। आप लोग कहते हो कि हम गंगा जल देखो, तुलसी का पत्ता हाथ में रख के सरकार के साथ खड़े, अब हमसे ना कुछ कहना क्या, और दूसरे क्षण ऐसा सवाल खड़ा कर देते हो, बोले इधर उधर की बात ना करो, ये बताओ फाइटर जेट कितने भारत के मरे, ये नष्ट हुए। ये सवाल आज पूछने का है, लेकिन आपका जोर इसी पर है। भारत सरकार बार बार कह रही कोई मध्यस्थ नहीं,
और आप हर बार उतनी ऊंची आवाज में कह रहे हो अरे मध्यस्थ कैसे नहीं है, ट्रंप कह रहे हैं क्या? और फिर तीसरी बात कोई पूछे तो आप कहते हम सरकार के साथ हैं, हम इधर उधर नहीं है, पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। तो ऐसा साथ होना तो बड़ा मामला गंभीर हो जाएगा। नहीं, अगर ये साथ होना है तो खिलाफत क्या है फिर? अशोक भाई, ये कम से कम साथ होना तो नहीं कहा जाएगा। साथ होना वो है जो थरूर कर रहे हैं, जो ओवैसी कह रहे हैं, या जो सलमान खुर्शीद कह रहे हैं। सलमान खुर्शीद इंडिया अलायंस के नेता है, थरूर इंडिया अलायंस के नेता है। उन्होंने कहा इस सीज फायर में कोई मध्यस्थ नहीं था, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, भारत ने उस सीज फायर को अनुमति दी। लेकिन यह बात कांग्रेस और सपा तो नहीं मान रही उनकी। वो तो करे नहीं, हमारे पास पक्की जानकारी है, और फिर आप लोग कहते हो कि हम साथ हैं सरकार के। अशोक भाई, ये थोड़ी सी उलटवासी है। जी जी, देखिए अमिताभ जी, आपने जो सवाल किया मध्यस्थता को लेकर के, अभी कल की घटना है, आपने देखा होगा ओवल ऑफिस में ट्रंप के सामने एक छोटा सा देश दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जी किस तरह से ट्रंप की आंखों में आंखें डाल करके उनसे अपनी बात किए, उनकी बातों का विरोध किए। लेकिन हमारे देश में इतना शक्तिशाली देश हमारा, इतना बड़ा लोकतंत्र हमारे देश का, इतने बड़े प्रधानमंत्री 56 इंच वाले भी बनते हैं, लेकिन ट्रंप की बातों का उनकी ऑफिस में जाकर नहीं खंडन करना था। वो वाला ऑफिस में ना, वो तो खंडन करना था जब 22 मिनट का भाषण उन्होंने दिया, या उसके बाद भी किसी भी समय प्रेस में बोल देते, ट्वीट कर देते कि ट्रंप की किसी बात का, मध्यस्थता से संबंधित बात का भारत सरकार से कोई मतलब नहीं। ये बात किसके माध्यम से आनी चाहिए थी? ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आनी चाहिए थी। लेकिन अच्छा अशोक जी, अगर ये बात विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय के उससे आए तो नहीं मानी जाएगी, तब नहीं मानी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है अमिताभ जी। देखिए, ट्रंप के दोस्त कौन है? विदेश मंत्रालय तो दोस्त है ना। ये बच्चों वाली बात नहीं ना महाराज, के दोस्त कौन, ये चुटकुला हो जाएगा। मैं पूछ रहा हूं क्या भारत सरकार कोई बयान जारी करती है वो अमान्य है? वो अमान्य है? अमान्य नहीं है, अमान्य नहीं है। भारत का रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री कोई बात बोलता है वो अमान्य है? भारत का रक्षा मंत्री कोई बात बोलता है अमान्य है? अमिताभ जी, एक बात देखिए, ट्रंप अगर आएंगे हिंदुस्तान में तो उनका स्वागत करने कौन जाएगा? विदेश मंत्री जाएंगे, रक्षा मंत्री जाएंगे, गृह मंत्री जाएंगे। एक राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत करने के लिए कौन जाता है? दूसरा राष्ट्राध्यक्ष जाता है। और एक राष्ट्राध्यक्ष अगर वहां पर अमेरिका में बैठ करके भारत के संप्रभुता पर अटैक कर रहा है तो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष का फर्ज बनता है कि उनकी आंखों में आंखें डाल करके उसका विरोध करते। बाकी तो विदेश मंत्रालय और विदेश सचिव सब खंडन कर ही रहे हैं, उसमें ठीक कोई मैं बात समझ नहीं गया। है। ठीक अशोक जी, अभी रुकना होगा। ओपी सागर साहब हमारे साथ जुड़ गए, ओपी सागर साहब का भी स्वागत है। लेकिन मैं समझ गया, समाजवादी पार्टी ने ये घोषणा कर दी है कि आगे से हम केवल मोदी की बात पर गौर फरमाएंगे, बाकी किसी की नहीं सुनेंगे सरकार में, हम मान लेंगे सब बेकार है। चलो यही ठीक, चलो यही ठीक भाई, ठीक है। हालांकि चाहे पार्टी हो चाहे सरकार, राजेंद्र चौधरी की बात भी पार्टी की बात मानी जाती है ना सपा में, जब वो विज्ञप्ति जारी करते हैं तब कोई ये नहीं कहता कि नहीं अखिलेश जी से दस्तखत कराओ तो मानेंगे, नहीं ना। रामगोपाल यादव की भी बात मानी जाती है, नहीं, जब वो चिट्ठी जारी करते हैं तो कोई नहीं कहता अखिलेश जी से दस्तखत कराओ तब मानेंगे। व्यवस्था को उसकी मर्यादा के साथ स्वीकार करना चाहिए। और ओपी सागर साहब जुड़ गए हैं, इनसे प्रश्न लूंगा, लेकिन सरकार का संचालन जो लोग जानते हैं उनमें ओपी सागर भी हैं, भाई प्रशासनिक अधिकारी रहे। अशोक जी, आईपीएस लोगों के, आईएएस लोगों के ट्रांसफर होते हैं ना, उस ऑर्डर पे दस्तखत कौन करता है? कभी मुख्यमंत्री के दस्तखत से आदेश जारी हुआ क्या? नहीं ना। डीजीपी के चयन पर भी मुख्यमंत्री के दस्तखत से आदेश जारी नहीं होता, कभी हुआ क्या? हुआ तो हमको दिखा दो। ओपी सागर जी गलत तो नहीं कह रहा? नहीं अमिताभ जी, बिल्कुल नहीं भाई, उनके सेक्रेटरी हैं, वही साइन कौन दस्तखत करता है? कैबिनेट सेक्रेटरी पर दस्तखत कौन करता है? चीफ सेक्रेटरी पर कौन करता है? डीजीपी पर कौन करता है? ये बड़ी बात है। ओपी सागर साहब, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि खबरें आ रही हैं कि नेपाल सीमा से पाकिस्तान
आतंकियों को भारत में घुसाने की कोशिश कर रहा है, कोशिश कर सकता है। उसके चलते अचानक से चौकसी बढ़ी है, गतिविधियां बढ़ी हैं। आप उन इलाकों में भी रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इस परिस्थिति को? अमिताभ जी देखिए, मैं पीलीभीत में पोस्टेड रहा हूँ 4 साल। फिर उसके बाद मैं ना बहराइच एसपी था। तो जाहिर सी बात है, दोनों बहुत ही वल्नरेबल हैं, संवेदनशील जगह हैं। और यहाँ पर मैंने खुद ही देखा है बॉर्डर्स पे, देखिए पोरस बॉर्डर है, एक तरफ से आना जाना सब तरफ खुला हुआ है। तो वो ऐसे में कोई भी आ सकता है और बड़ी दिक्कत होती है। हमारा एक आध थाना होता है बॉर्डर पे, अब वो एक थाने से पूरा इलाका कवर नहीं हो सकता। ये अच्छा है कि एसएसबी लग गई, जब से सीमा सुरक्षा बल लगी है तब से उन्होंने जगह-जगह चौकी लगाई है। लेकिन एक चौकी भी एक दूसरी चौकी से 1.5 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर, इतने बड़े एरिया को पेट्रोलिंग से वो कोशिश करते हैं कवर करने की, लेकिन इसके बावजूद भी पोरस बॉर्डर है। और फिर ये नो मैन्स लैंड, ये बहुत बड़ी विकट समस्या है। नो मैन्स लैंड ना हमारा है ना उनका है, लेकिन है साहब तो इन्हीं बदमाशों का, जो वहाँ पर छिप कर रहते हैं, झुग्गी-झोपड़ी बना लिए हैं, कुछ तो पक्के मकान भी बना लिए। तो इसलिए वहाँ पर अब नो मैन्स लैंड में जल्दी जो है कोई भी कार्रवाई नहीं होती। हम उत्तर प्रदेश वाले जो है या भारतवर्ष वाले अपनी सीमाओं में करते हैं, बिहार में भी सीमा लगती है, सिक्किम में भी लगती है, उधर भी। लेकिन हमारा ये है कि हम अपने इलाके में एक्शन लेते हैं। पार में अब नेपाल जो है कितना एक्शन लेता है वो कभी वैसे बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ा। नेपाल कभी-कभी जो है जब उनका कोई इंटरेस्ट क्लैश होता है तब तो वो थोड़ा बहुत लेते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पर मदरसे खुल जाएँ, वहाँ पर कॉलेज खुल जाएँ, स्कूल खुल जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी दशा में फिर कोई ना कोई तो करेगा और फिर यही है, हमारे ऐसे क्रिमिनल्स भाग के चले जाते हैं। हमने कई ऑपरेशन किए हैं नेपाल में जाके, फिर पकड़ के लाए। नेपाल में जाओ तो अपने असला सब रख के जाओ, उनके अधिकारियों से जाके चिरौरी करो, तब कहीं जाके वो उनकी मर्ज़ी है, मर्ज़ी है, दे दे तो दे दें अपराधी। वो कहते हैं नहीं तुम अपराधियों को ले जाके मार दोगे। अरे भाई पहले तो हम जिस पर्पज़ से गए हैं हम उन्हें लाके पूछेंगे, लंबी-चौड़ी पूछताछ होगी उनसे, क्योंकि हम किसी मकसद से गए हैं, उनसे किसी क्राइम को डिटेक्ट कराना है, उनसे किसी मर्डर को खुलवाना है, तो ये सब चीज़ें। लेकिन अमूमन होता नहीं है। तो ये है कि फिर दिल कर्रा करना पड़ता है, वो हम चाहे कुछ हो, रात का अंधेरा हो, कुछ भी हो, फिर चाहे दोपहर का हो, जिस समय हम ऑपरेशन कर सकते हैं, करते हैं। और अच्छा ही है जो इस समय कर रहे हैं, बुलडोज़र चल रहे हैं, मैं भी देख रहा था, तो अच्छी बात है। अवैध अतिक्रमण चाहे वो देश में हो, देश के बाहर नो मैन्स लैंड में हो, दिक्कत थोड़ी है, होना चाहिए वहाँ पे जो है। और मैं समझता हूँ ठीक ही बात है। तो इसलिए सागर साहब, बाकी अतिक्रमण अवैध ही होता है और अतिक्रमण हर जगह खराब है, लेकिन अतिक्रमण सीमा पर हो तो वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। बात सही है, बहुत सही है, बिल्कुल। फिर तो बहुत सारी चीजें उससे प्रभावित हो जाती हैं। आईबी की रिपोर्ट थी, मैं भी आप नहीं जुड़े तो चर्चा कर रहा था, मनमोहन सिंह के समय की, जिसने कहा था नेपाल बॉर्डर पर मशरूम की तरह मदरसे और मस्जिदें उग आई हैं, बनी नहीं उग आई हैं, ये टर्म यूज किया गया। मैंने रिपोर्ट के बारे में सुना है। हाँ। तो ये पूरी डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की गई सीमा पर, वो एक बड़ा खतरा हो जाता फिर देश की सिक्योरिटी के लिए। जहां पोरस बॉर्डर हो वहां ऐसी परिस्थिति बन जाए तो फिर उनको आप शेल्टर होम मानकर चलिए अपराधियों के लिए। इसीलिए यूपी गवर्नमेंट ने उनको क्लीन करने का काम किया। पल्लवी सिंह हमारे साथ जुड़ी है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। पल्लवी जी, ये मूल विषय पर तो आप बोलेंगी, जो विषय है नेपाल वाला। अशोक यादव जी कह रहे हैं कि हम किसी की नहीं मानेंगे। क्या? हम केवल और केवल मोदी जी की मानेंगे। मोदी जी बोलेंगे तो मानेंगे, नहीं तो नहीं। देखिए, उनकी सोच है। भारत सरकार ने यदि आगे सामने आके कहा है, मध्यस्थों ये सभी ने स्वीकार किया है। रक्षा मंत्रालय को ये जिम्मा दिया जाता है कि वो भारत की सुरक्षा, भारत की रक्षा का ख्याल रखे।
और विदेश मंत्रालय जो विदेश मामलों में डील करता है, यदि आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो ये बहुत ही हैरानी की बात है, क्योंकि वो मंत्री माननीय मोदी जी की यदि बात की जाए, उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा है। तो ये अशोक जी की अपनी सोच हो सकती है, या हो सकता है पूरे समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस की यदि बात की जाए, कांग्रेस पार्टी की सोच हो, तो उनकी सोच पे मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। परंतु यदि देशवासियों की बात मानी जाए, तो देशवासी जो है वो बिल्कुल वो समझ रहे हैं इस चीज को। रक्षा मंत्रालय ने यदि कुछ बोला है, या आप नॉर्मली बात देखिए, हर चीजें जो है बढ़ा चढ़ा के बोली जा रही है, कहीं कुछ बोला जा रहा है, कहीं कुछ बोला जा रहा है। लेकिन हमें यदि रक्षा मंत्रालय कुछ कह रहा है या सेना कुछ कह रही है, उस पे यदि हम उसको हम नहीं मानेंगे, ये तो बहुत ही हैरानी वाली बात है। तो इस बात को तो मैं बिल्कुल भी ये बेबुनियाद सी बात है, इस पे मैं कुछ और कमेंट करना नहीं चाहूंगी। ये उनकी खुद की सोच है। और रही बात नेपाल से जो वहां पे अवैध अतिक्रमण है, देखिए सीमा पे नो मैंस लैंड पे यदि अवैध अतिक्रमण है, ये बहुत ही दुख की बात है और इसको हटाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये घुसपैठ को बहुत ही आराम से बढ़ावा देता है। यहाँ पे बैठे हुए जो स्लीपर सेल के लोग हैं, या जो लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत में घुसपैठ बढ़े, आतंकवाद बढ़े, तो ये इस तरीके के यदि निर्माण हो रहा है, जहाँ पे लोगों की जाने की अनुमति नहीं, वहां पे यदि निर्माण हो रहा है, तो वहां से आसानी हो जाती है लोगों के घुसने की। और बहराइच की यदि बात की जाए, महाराजगंज की बात की जाए, ये सारी हमारी सीमा है जो बॉर्डर नेपाल से बॉर्डर हम शेयर करते हैं। और लेकिन अभी जिस तरीके से योगी सरकार किस तरीके से, यदि उसकी मैं पुलिस की बात करूं, बहुत ही मुस्तैदी से वहां पे लगी हुई है। बड़े जो आला अधिकारी हैं वो जो है कॉम्बिंग कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार की इस समय आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, जिस पे लेके आगे बढ़ रही हैं। तो पाकिस्तान के जो भी मंसूबे हों वो कामयाब होने वाले नहीं है। आपने जिस तरीके से देखा ऑपरेशन सिंदूर में जो इनके साथ हुआ, इनको पूरी तरीके से मुंह की खानी पड़ी है। ये हालात हो गए कि उनको आके माफी मांगनी पड़ी एक तरीके से, तब जाके सीज फायर हुआ है। और ये सीज फायर हुआ है, पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया है। यदि आतंकवाद को ये इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, आतंकवादी लोगों को बढ़ावा देते रहेंगे, तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। आप किसी भी सीमा पे आप घुसपैठ नहीं कर सकते हैं। इस समय बहराइच के जंगल ले लें, वहां पे कॉम्बिंग हो रही है। चाहे जितने भी हमारे बॉर्डर है, सोनौली से लेके सारे, आपने अभी अपनी रिपोर्ट में भी बताया, तो पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है, उनकी नजर है। और जितने भी संदिग्ध लोग हैं, चाहे अवैध अतिक्रमण जो तोड़ा जा रहा है, बहुत ही आवश्यक है। और इसलिए आवश्यक है कि हम अपने भारत को अब आंच नहीं आने देंगे। बहुत आतंकी हमले शुरू से हमने पाकिस्तान के देख लिए, और अब उनके जो मंसूबे हैं वो कामयाब होने नहीं देंगे। बिल्कुल। मनीष जी आ रहे हैं आपके पास। मैं सागर साहब से एक सवाल लूंगा। सागर साहब, ये मदरसे, ये मस्जिदें लगभग 1700-1750 किलोमीटर का ये नेपाल भारत सीमा का दायरा है। एक दो दिन में तो पनपे नहीं। सरकारें भी आई गई, अधिकारी भी तैनात हुए, ट्रांसफर हुए, रिटायर हुए, सब काला चश्मा लगा के रखते थे। बोले बनने दो यार। क्या आईबी रिपोर्ट कह रही थी कि यहां खाड़ी से पैसा आ रहा है, अनअकाउंटेड मनी आ रहा है, उसको नाम दिया गया था पेट्रो डॉलर। सागर साहब नहीं, सागर साहब, भाई सागर साहब तक आवाज जा रही है क्या? अच्छा ठीक। मनीष जी यही सवाल आपसे, उन तक आवाज अभी नहीं रही कि एक दिन में तो नहीं बनती ना, पूरी सीमा का स्वरूप बदल गया, उसको क्लीन कराना पड़ रहा है, ध्वस्तीकरण करना पड़ रहा। बताइए 10 साल में बनी ये सब चीजें, जनसंख्या का संतुलन वहां गड़बड़ाया, जानबूझकर गड़बड़ाया गया। मनीष जी देखिए स्थिति ये है जी कि बिना सरकारी प्रश्रय के कुछ हो नहीं सकता, और जब तक सरकार को असली यानी प्रशासन के बिना कुछ हो नहीं सकता, और प्रशासन को अगर ऊपर से आदेश हो तो सब कुछ रुक सकता है। आपको याद दिलाता हूं, पुरुलिया में कांड हुआ था, हजारों रॉकेट लॉन्चर, कई हजार लाख गोलियां, असला बारूद, लगभग 500-600 AK-47 गन्स पुरुलिया में गिरा दी गई। और जब वो विमान निकला उस समय वहां पर वो जो है बंद था। आप समझिए
कि उस समय रडार बंद थे वहां पे, और उसके बाद जब उनको हवाई जहाज को पकड़ा गया तो उसमें से एक आदमी निकल गया। और बताते हैं जो उसका मुख्य व्यक्ति था किम डेवी, उसने बताया कि हमारा हथियार डालने का जो प्रोग्राम था वो सरकार को, उस समय कांग्रेस सरकार को पता था, और जो एक बंदा भागा उसमें ऐसा सुना जाता है कि उसमें पप्पू यादव का हाथ। तो बिना सरकारी प्रश्रय के, बिना नेताओं के मिली भगत के ये हो ही नहीं सकता। और अगर हुआ है तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, इसको पड़ताल करने की जरूरत है। एग्जीक्यूशन प्रशासन की सक्रियता से, उनकी आंख बंद कर लेने से। अब वो आंख बंद क्यों होती है अलग बात है, लेकिन ऊपर के आदेश, आंख बंद होना और काम चालू हो जाना। अरे नॉर्मल किसी भी सोसाइटी में आप देख लिए अतिक्रमण सब होता है जब एमसीडी के अधिकारी आंखें मूंद लेते हैं, वरना अधिकार सोसाइटी के घर के बाहर में बालकनी को 1 फुट नहीं बढ़ा सकते। ठीक बात मनीष भाई, तो ठीक बात। प्रशासन हमारे के साथ बिना ए के जैन साहब भी कैसे जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी। जैन साहब का बहुत स्वागत है। जैन साहब, हम समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि भारत नेपाल बॉर्डर पर मस्जिदें और मदरसे बेइंतहा पैदा हो गए थे 10 साल में। वहां की डेमोग्राफी चेंज हो रही थी, जनसंख्या का संतुलन गड़बड़ा रहा था। अभी पिछले महीने से उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी आदित्यनाथ के डायरेक्शन पर उस सीमा को क्लीन करने का काम शुरू किया है। तो जितने निर्माण थे अवैध, वो सब ध्वस्तीकरण हो रहा है। मैं समझना चाह रहा हूं कि आखिर सीमा पर इस तरह के निर्माण जोखिम है, नहीं होने चाहिए। ये समझ तो सबको रही, हर सरकार में रही होगी, हर अधिकारी के पास रही होगी, और ये एक दिन में बने भी नहीं होंगे। इतना बड़ा सिक्योरिटी को लेके इतना बड़ा लैप्स कैसे चलता रहा जैन साहब? देखिए, चाहे पुलिस हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे एटीएस हो, चाहे डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं स्टेट की, इस समय समय पर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करती रहती हैं। ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि गवर्नमेंट की क्या इच्छा शक्ति है, गवर्नमेंट की क्या मैसेजिंग है एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को। अगर मैसेजिंग ये है कि ये नहीं होने देना है, तो मेरा ये मानना है कि इतना सशक्त जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश में है कि अगर एक बार ये मैसेज हो जाए कि ये नहीं बनेंगे अवैध रूप से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके, तो नहीं बनेंगे। सालों साल ये होता रहा, सबकी जानकारी में था। नेपाल से इधर, इधर से नेपाल, उधर से इधर आवागमन हो रहा है। जो इन मदरसों में पढ़ाने वाले हैं वो कई बहुत ही डूबियस कैरेक्टर्स थे, वांटेड थे, वो वहां पर पढ़ाते मिले। कहाँ से फंडिंग हो रही है, क्या हो रहा है, किसी को कोई इसमें जानकारी नहीं थी, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये सब गतिविधियां होती रही। जो ये मुहिम चलाई गई है, मैं समझता हूं कि ये देश के हित में है। जिस तरीके से बॉर्डर पे फौज लड़ रही है और बीएसएफ लड़ रही है, उसी तरीके से देश के अंदर भी अगर इस प्रकार की गतिविधियां नेपाल से संचालित हो रही हैं, जो आप वहां पे आपने देखे होंगे बाउंड्री पिलर्स लगे हैं, वो सब गायब कर दिए गए हैं नेपाल बॉर्डर पे। मैं गया, जब मैं आईजी जोन लखनऊ था तो लखीमपुर में कई जिलों में मैं देखने गया, वो गायब कर दिए गए हैं। और वहां पर सब पूरे मार्केट बसा दिए गए हैं वहां पर। ये सबकी जानकारी में है, पर कोई भी इसमें हार्श मेजर्स लेने को तैयार नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि वर्तमान सरकार में ये डिसीजन लिया गया है कि भाई देश के अंदर भी हमें अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना है। जो नेपाल सीमा है इसको सुरक्षित करना है। बहुत लंबी सीमा है, बड़ी सेंसिटिव सीमा है, और जिस कदर आवागमन हो रहा है, बिल्कुल फ्रीली लोग आ रहे हैं नेपाल से, वहां पर आकर बस रहे हैं, और पूरी डेमोग्राफी जो है पूरी बदल दी गई है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक एक विषय है, और इसके ऊपर जो कार्रवाई चल रही है मैं समझता हूँ वो प्रशंसनीय है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और अभी तो इसमें बहुत समय लगेगा। सैकड़ों की संख्या में मदरसे हैं, सैकड़ों की संख्या में सरकारी भूमि के ऊपर जो है मस्जिदें बना दी गई हैं, और उनमें कौन लोग रह रहे हैं कोई कैरेक्टर वेरिफिकेशन किसी प्रकार का नहीं है। तो चरित्र सत्यापन भी इन लोगों का कराया जाना चाहिए। जो लीगली चल रहे हैं वो ठीक हैं, जो मदरसे चल रहे हैं लीगली या कोई मस्जिद चल रही हैं उनको पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए। पर जो बिल्कुल इलीगली सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर करके खुलेआम बना रहे हैं और बनाते चले जा रहे हैं, बड़े बड़े कैंपस खड़े कर दिए हैं,
इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। समय आ गया है। अगर ये नहीं होगा तो जो यूपी नेपाल की सीमा है ये पूरी तरह से असुरक्षित हो जाएगी और किसी भी प्रकार के तत्वों का मूवमेंट नेपाल की तरफ से इंडिया में, यूपी में कभी भी हो सकता है। यूपी एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है देश की हमारे, और अगर यहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियां संचालित होती हैं तो उसके बड़े बड़े गंभीर परिणाम निकल के सामने आएंगे। जी बिल्कुल, जैन साहब बहुत बढ़िया बात आपने कही। अशोक यादव जी, एक दिन में हुआ नहीं, पूर्व की जैन साहब तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे, वो बता रहे हैं कि भाई लखनऊ का मन हो तो नीचे फिर उसी ढंग से एक्शन हो। इससे पहले कभी लखनऊ का मन नहीं किया कि नहीं ये सेंसिटिव जोन है, यहाँ ये अचानक से मदरसे कैसे उग रहे हैं, मस्जिदें कैसे उग रही हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन लोग इनको चला रहे हैं, क्यों इतना भीड़ यहाँ लग रही है, इतने तो बच्चे पढ़ने वाले नहीं जितने मदरसे बन रहे हैं, ये इमारतें किस लिए बनाई जा रही हैं, कुछ किसी को चिंतन नहीं था। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, आपने जो सवाल किया बॉर्डर पे अवैध कंस्ट्रक्शन को लेकर के, जिसमें मनीष जी ने एक पुरुलिया का एग्जाम्पल दिया, जैन साहब ने भी कहा, और लबोलुबाब दोनों लोगों की बात यही रही कि प्रशासन और सरकार की मंशा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, प्रशासन और सरकार के बिना कोई गलत काम नहीं हो सकता, उनकी मंशा के बिना। तो अभी अगर इसी बात को मैं नजीर मानूं तो जो घटनाएं अभी हुई हैं देश में, पहलगाम से लेकर के पुलवामा तक, ये किसी की सहमति से हुई है क्या? सरकार की या वहां के शासन प्रशासन की सहमति से आतंकवादी घटनाएं हो रही क्या अमिताभ जी? ये तो अगर इस तरह का नजीर माना जाए तो उसको भी इसी तराजू पे तौला जा सकता है कि सरकार और प्रशासन की मंशा के बिना कोई गलत काम नहीं हो सकता। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की बात चूंकि चल रही है, उत्तर प्रदेश में जितने भी काम हो रहे हैं, सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में जितने भी गलत काम हुए हैं, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर के, चाहे दलितों की बारात को लेकर के, जो घोड़ी चढ़ने को लेकर के, जो दबंगों द्वारा जाति विशेष के द्वारा जो उनको प्रताड़ित किया जाता है, तमाम यहाँ पर जो घटनाएं हुई, नीट में जो पेपर लीक हुआ, तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, जो 5% कमीशन चल रहा है, जो पूरा लूटम लूट मची है उत्तर प्रदेश में, जो नाव माफिया का तारीफ योगी जी विधानसभा में कर दिए, क्या वो नाव माफिया भी प्रशासन सरकार से मिलकर के इतना पैसा कमाया गुंडाई करके? मतलब जितने भी अवैध काम हुए हैं आज तक योगी सरकार में या मोदी सरकार में, ये सारे काम क्या सरकार और प्रशासन की आंख बंद कर लेने से, ऐसे गांधी जी बन जाने से हुए हैं या कैसे हुए? इसका बात कम से कम मनीष जी को बताना चाहिए इस बात को लेकर के। पुरुलिया घटना उन्होंने बताया अभी। ठीक, आपने चीजों को का बहुत सरलीकरण कर दिया। पल भी आपके पास आ रहे हैं, है ना? ये तर्क यहाँ फिट ही नहीं बैठा, ये फॉरेन पार्टिकल हो गया, ये तर्क चलेगा नहीं यहाँ। मैं बता दूं, संकट मोचन पर आतंकी हमला हुआ, फैजाबाद कचहरी में आतंकी हमला हुआ, राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ, किसी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार की मिली भगत से हुआ? किसी ने नहीं कहा। किसने कहा? ये कोई तर्क होगा? रामपुर में सीआईएसएफ कैंप पर हमला हुआ, किसी ने कहा कि सरकार ने करा दिया। लेकिन हां, सवाल तब खड़ा हुआ जब रामपुर में सीआईएसएफ कैंप पर हमला हुआ, 7 जवान शहीद हुए, एक कर्मचारी शहीद हुआ। मैं कहना नहीं चाहता था अशोक जी, और 2012 में सरकार बदली उत्तर प्रदेश में, लिखत पढ़त में है प्रमाण। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया कि सीआईएसएफ हमले कांड के हमले के जो आरोपी थे उनके खिलाफ हम मुकदमा वापस लेना चाहते हैं। ये लिखत पढ़त में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एप्लीकेशन लेके गया शासन की तरफ से। हाईकोर्ट ने टिप्पणी किसके लिए की थी? आई थी ना टिप्पणी कि आपका बस चले तो आप आतंकियों को पद्मश्री दे देंगे। एक घटना घट जाना एक विषय है, वो तो सेकंड्स में घट जाती है अशोक भाई, लेकिन 2-2 एकड़ में मस्जिदें, 5-5 एकड़ में मदरसे 1 घंटे में नहीं बने, वो 10 साल में बने मेरे भाई। वहां कितने कलेक्टर, कितने कप्तान मूंगफली खा के चले गए, और लखनऊ में कितने हुक्मरान आए और चले गए, अब वो बनती नहीं। ये मसला है भाई,
इसका इतना सरलीकरण नहीं करो महाराज ना। आधे घंटे में पहलगांव हो गया, समझ में आता है। लेकिन उसके बाद भारत ने क्या किया ये भी दुनिया ने देखा। लेकिन कोई मदरसा, कोई मस्जिद आधे घंटे में तो नहीं बन सकती ना। नपाई हुई होगी, खुदाई हुई होगी, ईंटें आई होंगी, रोड़ी आई होगी, बदरपुर आया होगा, सीमेंट आया होगा, सरिया आया होगा। तब सब लोग कहां थे? मैं ये पूछ रहा हूं मित्र। तब सब लोग आंखों में कौन सा बरेली का सुरमा लगा के बैठे थे, या बिल्डिंग वाला चश्मा? ये मसला है मित्र। पल्लवी सिंह जी, समाजवादी पार्टी के हमारे अशोक जी ने कहा कि क्या जो पहलगांव और पुलवामा की घटनाएं हुई हैं वो सरकार की सहमति से हो रही हैं? देखिए, जैसे पिछली बार इनकी सोच थी, इनकी सोच ही में कुछ दिक्कत है। ये आपने कंस्ट्रक्शन को मिला के आतंकवाद से मिला दिया, तो आपका सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले तो कांग्रेस, आपके जो सहयोगी दल हैं उनके समय में हुए। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि भारत में जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं सब यहाँ की सरकारों ने कराए हैं? बहुत ही शर्मनाक बात आप बोल रहे हैं, बहुत ही बेहुदा बयान आप दे रहे हैं जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। आप आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर ही। और यदि योगी सरकार और मोदी सरकार की बात करें तो जितने भी हमले हुए उनका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, शायद आप ये भूल रहे हैं। कांग्रेस सरकार में जो भी हुआ, आप लोगों तो हमेशा सहानुभूति रही है। आतंकवादियों को आपके सहयोगी बिरयानी खिलाते हैं, आप उनको जमानत पे छुड़वाते हैं जो बॉम्ब ब्लास्ट के अपराधी होते हैं। पर मोदी सरकार ऐसा नहीं करती, यहाँ पे घर में घुस के मारा जाता है, शायद आप ये भूल चुके हैं। कोई भी, और आपको क्या चाहिए? आपको हर हमले का सबूत चाहिए। आप क्योंकि हमेशा से ऐसी बातें बोलते हैं, आपके चाहे प्रवक्ता हो, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे कांग्रेस पार्टी को हो, उनको हर बात का सबूत चाहिए कि यदि हमला हुआ, भारतीय सेना पे आपको विश्वास नहीं है, आपको भारत की न्याय व्यवस्था पे विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते करते आपने पूरे भारत में जहां भी जो न्याय व्यवस्था है उस पे आपने सवाल उठाना शुरू कर दिया, प्रशासनिक सेवा पे आपने सवाल उठाना शुरू कर दिया, पुलवामा अटैक हुआ उस पे आपको हर चीज पे शुरू से ही आपने, देखिए आपका रवैया कैसा रहा। अभी आपने कुछ समय पहले जब आप बोल रहे थे, आपने बोला था कि आप साथ हैं। आपको अमिताभ जी ने बोला था, बिल्कुल सही बात बोली थी कि आप ऐसे साथ हैं कि इधर से आप हाथ दिखा रहे हैं, हाँ हम आपके साथ हैं, और इधर से आप इधर वो सबूत दीजिए, हमें सबूत चाहिए कि आपने जो ये हमला किया उसका क्या सबूत है। भारतीय सेना आपसे आके कह रही है, चाहे आप हमारा जो डिफेंस मिनिस्ट्री की बात ही छोड़ दीजिए, आप सेना के साथ नहीं, आप सेना को भी सम्मान नहीं देते, आप जातिवाद देखते हैं उसमें। आपके नेता हैं, आप बोल देंगे वो उनका पर्सनल बयान है, आप उसमें भी जातिवाद देखते हैं। और आप सेना आके कह रही है सामने सामने कि हमने हमला किया, हमने उनके इतने फाइटर प्लेन गिराए, या हमने उनके इतने कैप्टन्स को पकड़ा, या जो भी सारी चीजें, पर और इतने आतंकवादियों को मार गिराया। पर आपको तो सबूत चाहिए, शुरू से आप सबूत मांग रहे हैं। तो आप तो हमेशा से ही सरकार विरोधी रहे। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते भारत का विरोध करना कृपया बंद करें। चाहे वो आपको, अशोक भाई, चाहे वो आऊंगा, आपके आऊंगा, इंडिया आऊंगा, अलायंस के आऊंगा। पूरे। ठीक है पल्लवी, लेकिन एक बात है, मोदी जी जो कहें, अशोक भाई एक टिप्पणी करके मैं मनीष जी के पास जाऊंगा, जैन साहब पर, फिर आपका आऊंगा। मोदी जी जो कहें वो आप मानोगे नहीं, कहोगे गलत कह रहे, और फिर ये भी कहोगे मोदी जी बोल रहे तो हम मानेंगे। जितनी बातें उन्होंने बोली उतनी मान ली आपने, पहले उतनी मान ली, ये बोलो, फिर आगे की हम पैरवी करें, भाई आप इस विषय पर भी बोलो मध्यस्थता पे। आप तो वो भी नहीं मान रहे। तो जब आपको मानना ही नहीं महाराज, तो ये मुद्दा क्यों उछल रहे हो? खैर मनीष जी, एक बड़ा गंभीर विषय आ गया कि कोई भी आतंकी घटना जो 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20-25 मिनट में, मैंने दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट देखा था, 1 घंटे के भीतर 5-6 जगह पर ब्लास्ट हो गया था। क्या? सरोजनी नगर से लेके 12 खंबा तक, इससे ज्यादा समय नहीं लगता। वो बात समझ आती है, उसके बाद ही ऑपरेशन किया जा सकता है। और यह भी ठीक कि कई बार सुरक्षा एजेंसियां बहुत सारे ऐसे दुर्घटनाओं को समय पूर्व रोक लेती हैं, ये भी है जिनका हमको पता ही नहीं लगता। लेकिन 250-300 मस्जिदें बन जाए एक लाइन में, 250-300 मदरसे बन जाए एक लाइन में, ये आधे घंटे में हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। जो बात अशोक जी ने कही, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सरलीकरण कर दिया। दरअसल इसको हमें जोड़ना होगा कैपेबिलिटी से।
कि अगर मेरी कैपेबिलिटी प्रशासन की जितनी है उतना काम रोक सकते हैं। अगर कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन है, काम रोका जा सकता है। लेकिन अगर कोई मदरसे के अंदर या किसी संस्थान के अंदर अगर कोई दुराचार की घटना हो, उसको प्रशासन रोक नहीं सकता। घटना के जानकारी पर ही पता लगेगा। कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब है कि कैपेबिलिटी, प्रशासन की क्या कैपेबिलिटी है, उनकी क्या है, उससे तय होगा। तो यहां इन्होंने सरलीकरण कर दिया। अब जहां जम्मू कश्मीर जितने आतंकवाद को रोक पाने की है, जितने घुसपैठियों पकड़ पानी है, पकड़ रहे हैं। अरे हमें पता लग रहा है कि बॉर्डर पर 22 ऐसी टनल बनी है जो साइड में सालों में बन गई। अरे भाई आप वहां जाके देखो स्थिति क्या है, कैसे लोग काम कर रहे हैं, कितनी बर्फ है, कितनी ठंड है। वहां कैपेबिलिटी की एक लिमिट है। लेकिन जहां तराई है, प्लेन है, मस्जिदें बन रही है, सरकारी अफसर रोज चक्कर लगा रहे हैं, पैसे खा के चले जाते हैं। ठीक है मनीष भाई, ठीक है मनीष भाई, अभी रुकना होगा। मैं जैन साहब के पास हूं। जैन साहब, वही प्रश्न, ये दुरूह जमीन नहीं है, ये तो प्लेन जमीन है, भारत नेपाल की सीमा। आंख से ही कई किलोमीटर दूर तक दिखता है नहीं, और वो दूरबीन लगा लो तो बहुत ही दूर तक दिखेगा। और जेब में रख के कोई मस्जिद ला नहीं सकता कि लाया रात में वो खड़ी कर दी, ऐसा तो हो नहीं सकता। जैन साहब, एक जेब में मस्जिद लाया, एक में मदरसा लाया, दोनों खड़े कर दिए। सुबेरे देखा कलेक्टर साहब ने, कप्तान साहब ने, मुख्यमंत्री को खबर गई, बोले अरे रे बाबा कैसे बन गई। ऐसा तो नहीं हो सकता जैन साहब। जैसे अपराध हो सकता है वैसे मस्जिद नहीं बन सकती। बिल्कुल ठीक कहना है आपका। मैंने जैसे पहले ही कहा, देखिए यूपी में अभी भी एक इकबाल कायम है, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो जिला प्रशासन का हो। एक बार अगर ये संदेश ऊपर से हो जाए कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना है, सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण करे उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, सख्त कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। कोई कहीं पे कोई पत्ता भी नहीं खड़क सकता है, कहीं कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। और जब इसके लिए एक ग्रीन सिग्नल रहता है, जब कुछ लोगों को संरक्षण मिला होता है सरकारों में, तब वो इस प्रकार की कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं। एक मैसेजिंग रहती है, तो कोई भी फिर नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता है टॉप लीडरशिप की। कोई भी, चाहे वो जिला प्रशासन में अधिकारी हों, चाहे पुलिस प्रशासन में हों, तभी उसी का नतीजा होता है कि इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं मुख्यमंत्री। मेरा ये मानना है कि उन्हीं की वजह से, उन्हीं की सोच की वजह से ये सब अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। इसके लिए बड़ी गंभीर इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि स्थिति बहुत खराब हो चुकी है वहां पर यूपी नेपाल सीमा पे। जिस प्रकार से वहां मदरसों के निर्माण हुए हैं, मस्जिदों के निर्माण हुए हैं, पूरी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। इसके ऊपर पता नहीं कितनी रिपोर्ट्स एटीएस ने सबने फाइल की हैं, इन्फॉर्म किया है कि कौन इनको चला रहे हैं। यही पता नहीं है कि फंडिंग कहाँ से हो रही है। बड़े बड़े मदरसे चल रहे हैं, कहाँ किस देश से पैसा आ रहा है, कतर से आ रहा है, सऊदी से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ज़कात का आ रहा है। कोई अगर पूछने वाला ही नहीं है तो ना तो एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा फिर कोई उसमें इंटरेस्ट लेगा। वो भी सब अपना उसके लाभ सिद्ध करेंगे, अपना वो भी वहां से कुछ अपना गेन करेंगे। तो ये तो जब एक बार सख्ती की जाती है, और जो मेरे ख्याल से हो रही है, ये किया जाना नितांत आवश्यक था। ये स्टेप बहुत बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था। जिस तरीके से यूपी नेपाल सीमा पर जो है वो सरकारी जमीनों पे कब्जे हुए हैं, और जिस प्रकार से वहां पर अवैध गतिविधियां चल रही हैं, जिस प्रकार से गाड़ियों को यहाँ से उधर ले जाया जा रहा है, जो फेक करेंसी है उसका आवागमन हो रहा है, उसकी वो फेक करेंसी का मूवमेंट चल रहा है, जो भी आतंकी गतिविधियां चल रही हैं यहाँ की जमीन से संचालित हो रही हैं, नेपाल की जमीन से संचालित हो रही हैं। मैं एटीएस, मैंने यूपी में एटीएस की आधारशिला हम ही लोगों ने रखी, और मैं पहला उसका आईजी रहा कई साल। मुझे मालूम है वहां की क्या गतिविधियां हैं, और जो एक्शन हो रहा है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और अभी रुकना नहीं चाहिए। इसमें जितने भी इस प्रकार के अवैध जो मदरसे हैं, अवैध मस्जिदें हैं, जो भी धार्मिक स्थल हैं जो सरकारी भूमि पे बनाए गए हैं, ये सब हटाए जाने चाहिए। लोगों का मन बढ़ गया है और कुछ नहीं है।
जमीनों पे कब्जे कर करके और वहां पर एक पूरे एम्पायर उन्होंने खड़े कर दिए हैं। ये एक बार अब मैसेजिंग हो गई है और उनसे कह दिया गया है कि एक भी वहां पे नहीं रहेगा अवैध धार्मिक स्थल, अवैध मदरसा, कोई भी वहां पे नहीं रहेगा। तो अब भी मैं समझता हूं कि साल 6 महीने के अंदर अंदर स्थिति में बहुत आपको परिवर्तन नेपाल सीमा पे दिखाई पड़ेगा और ये समय की मांग थी। जी जैन साहब, बहुत सही बात है, ये समय की मांग है। सीमा हमेशा संवेदनशील होती है, हमारे देश से संबंध अच्छे हो या खराब हो ये मसला नहीं, सीमा सीमा है और उसकी संवेदनशीलता हमेशा रहती है। अशोक भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे, एक वो, और दूसरा छोटा सा मेरा प्रश्न ये कि एक दिन में न मस्जिद बन सकती न मदरसा बन सकता, सीमा पर डेमोग्राफी ही बदली जा रही है, ये तो हर आते जाते वाले को दिखा होगा नहीं? और लखनऊ तक बात भी गई होगी, आईबी की रिपोर्ट है, एटीएस की रिपोर्ट्स हैं, नहीं नहीं किसी ने उस और सोचा ही नहीं। अमिताभ जी देखिए, मैंने जो बात कही आतंकवादी घटनाओं को लेकर के, वो बात मैंने मनीष जी की बातों पर कही। उन्होंने पुरुलिया का एक एग्जाम्पल दिया और वो बताया कि वहां पे एक सरकार का और एक सरकार के विपक्ष के नेता की संलिप्तता का नाम उन्होंने लेकर के बताया। और उसी आतंकी घटना को उन्होंने कहा कि ये सरकार और प्रशासन के बिना मिली भगत की ऐसी घटनाएं नहीं होती। उसी बात को मैंने उनको जवाब देने के लिए कोरिलेट किया। आपको उनको इंटरप्ट करना चाहिए था, खैर आपने नहीं किया, वो अलग बात है। अच्छा, दूसरी बात, मैं एक छोटा बात कर देता, आपने कहा वो तो बिल्कुल समसामयिक नहीं, आतंकवादी घटनाएं तत्काल हो जाती हैं। दूसरी बात, अभी डीजीपी साहब ने पिछले महीने, मुझे लगता है 1.5-2 महीने पहले, प्रशांत कुमार जी ने पब्लिक में कहा था कि हमने बहुत सारे माफियाओं को न्यूट्रलाइज किया, लेकिन एक नए तरह का माफिया का उदय हो रहा है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल है वो माफिया। इसको आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ये जब अगर उत्तर प्रदेश का डीजीपी खुद कह रहा है कि हमने बहुत सारे माफियाओं को न्यूट्रलाइज किया, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश सरकार में माफिया, एक नए तरह का माफिया जनरेट हो गया, पैदा हो गया, ये किसकी मिलीभगत से हुआ है माफिया? दूसरा सवाल, अभी भाजपा के साथी ने कहा, प्रवक्ता बहन जी ने कहा कि सरकार का विरोध करते करते ये लोग देश का विरोध कर लेते। देखिए, देश विरोध का, तिरंगा विरोध का हमारा कोई इतिहास नहीं आपको मिलेगा अमिताभ जी, लेकिन देश विरोध का और तिरंगा विरोध का भाजपा, आरएसएस और हिंदू महासभा का इतिहास मिलेगा आपको। इनको थोड़ा पीछे जाके बताना चाहिए कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था इस देश में, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या कर रहे थे? मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे, वो देश के साथ गद्दारी कर रहे थे उस समय। ठीक है अशोक भाई, आज ठीक, कुरुलकर और ध्रुव सक्सेना जैसे लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। भारतीय अभी रुकना होगा भैया, अभी रुकना होगा। पल्लवी सिंह रिस्पॉन्ड करिए अशोक जी को, समय कम है। देखिए अशोक जी, जिस तरीके की आप बातें कर रहे थे, आपकी बातों का मैंने पूरी तरीके से जवाब दिया था। आप भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से विरोध करते हैं, ठीक है, आप विपक्ष में बैठे हैं, आप विरोध करते हैं, लेकिन आपके पार्टी के लोग हो, चाहे आपके सहयोगी दल, कांग्रेस पार्टी की यदि बात की जाए, जितने भी आप सब साथ में, अभी तो आप सब अलग थलग पड़ गए हैं, परंतु जितने भी आप सब साथ में हैं, सब हमेशा से न्यायिक व्यवस्था पे, आप किसी पे भी यदि आपके ऊपर कोई या आपका कोई सहयोगी है, आपकी पार्टी का कोई नेता यदि कोई गलत काम कर रहा है और उसमें यदि उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो आप किस पे आरोप लगाएंगे? आप सोचेंगे भारतीय जनता पार्टी आप पे कुछ कार्रवाई कर रही है। तो ये तो आप हमेशा से करते आ रहे हैं। तो इसमें मैंने गलत बात क्या बोली? मैंने तो बिल्कुल सही बात बोली कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते आप भारत की प्रशासनिक सेवाओं का, भारत की सेना का, सबका आप सबकी बातों को आप उल्टा ही मतलब निकालते हैं। आपने यही, ठीक है पल्लवी रुकना होगा, समय समाप्त हो रहा है। मैं चाहे कोई भी गंगा में खड़ा होकर कहे, फिर भी मैं नहीं मान सकता। नेपाल सीमा पर 1700 किलोमीटर के लगभग की सीमा, 1740 किलोमीटर अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, कि जो खुली सीमा है, उस सीमा पर जनसंख्या का अनुलोम विलोम जो कराया गया शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, हुआ नहीं, कराया गया जानबूझकर, विलफुली। वहां पेट्रो डॉलर की अंधाधुंध आवक हुई, विशालाकाय मदरसे और मस्जिदें बन गई। मैं तो हैरान हूं, उत्तर प्रदेश चलाने वालों ने क्यों नहीं देखा और वहां प्रशासन चलाने वालों ने क्यों नहीं देखा? क्या लखीमपुर और क्या महाराजगंज, उस पर लिपापोती करने की कोशिश हो रही है। अरे ये तो जिसकी आईसाइट बहुत वीक हो उसको भी दिखता है कि यहां क्यों बना है। यहां जब इतनी आबादी ही नहीं, तो यहां ये क्यों चीजें बन रही हैं, किस लिए बन रही हैं?
और आबादी हो भी तो भी सरकार की जमीन पर आप मंदिर, मस्जिद और मदरसे बना देंगे? उनका कोई हिसाब किताब नहीं, कोई कागज पत्तर नहीं। कौन मालिक मुख्तार है, किसने अपनी कमाई की जमीन से जमीन खरीद के पैसा लगाया है मस्जिद में, किसी को कुछ नहीं पता। ये तो भला हो योगी आदित्यनाथ की सरकार जागृत हुई, मुख्यमंत्री ने स्टैंड लिया, और मैं इस बात की सराहना करूंगा बिना किंतु परंतु के। भारत नेपाल सीमा में ध्वस्तीकरण और स्वच्छीकरण जारी है, ये जारी रहना चाहिए। आज ही नहीं कि आज सूचना है कि पाकिस्तान ने 35 से 37 आतंकवादियों को नेपाल के जरिए भारत में इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो सीमा हमेशा संवेदनशील होती है। डिफेंस से जुड़े लोग, सुरक्षा से जुड़े लोग मेरे इस कथन से सहमत होंगे। सीमा किसी भी क्षण अत्यंत प्रज्वलनशील हो सकती है, और हमने ये स्थितियों को किया। उत्तर प्रदेश की पूर्व की सरकारें क्लीन चिट नहीं पा सकती इस मामले में, नहीं, उनकी जिम्मेदारी है, और सबको सब पता रहता है। और जब हम ये कहते हैं, एक आखिरी बात कहता हूं कि जब हम ये कहते हैं कि आज की सरकार को ये भी पता होना चाहिए कि फला जिले के फला शहर में कि फला तहसील के फला मोहल्ले में गुड्डू पान वाले को किसने डंडे से मारा, ये बात लखनऊ को क्यों नहीं पता लगी? ठीक है, आप आज अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रहे हैं, अच्छी बात है। तब फिर इतने बड़े बड़े जो ये कौतुक हो गए, इनके लिए तो उस समय की सरकारों को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। मैंने सीआरपीएफ का प्रसंग बताया है, जैन साहब उसके संज्ञान में होगा, जैन साहब के, मेरे ख्याल से जैन साहब उस वक्त इन सर्विस होंगे। हाँ, जैन साहब सर्विस में होंगे उस वक्त। 7 जवान शहीद हो गए थे रामपुर में। उनके मुकदमे वापस लेने की लिखत पढ़त में कोशिश हुई, लिखत पढ़त में। जिन लोगों ने सीआरपीएफ कैंप पर हमला करके हमारे जवानों को शहीद किया, हम उनके मुकदमे वापस लेने के लिए कलेक्टर एप्लीकेशन लेके कचहरी में खड़ा हुआ जाके। चीजें यहां से खराब होती हैं, जिस बात की ओर जैन साहब इशारा कर रहे थे। संदेश महत्वपूर्ण होता है। जब नीचे की मशीनरी को संदेश मिल जाता है कि ऊपर वाले चाहते हैं कि हम काला चश्मा लगा लें, तो वो काला नहीं, वो बिल्डिंग वाला चश्मा लगा लेते। मूंदहू आंख कतहू कछुनाई, मदरसा बनाओ चाहे मस्जिद बनाओ, क्या? और जब उनको लगता है कि नहीं, ऊपर वाले से संदेश साफ है कि मस्जिद और मदरसा बना, सीमा को संवेदनशील किया, तो नाप दिए जाएंगे, तो जो चित्र में दिख रहा है ना, वैसे ध्वस्तीकरण हो जाता। कुछ को सरकार ध्वस्त कर रही है, कुछ खुद ही ध्वस्त कर रहे हैं जैन साहब अपने। ये सत्कार भी वहां चल रहा है। जिन्होंने बनाए अब वही कुदाल लेके अपना काम गिरा रहे हैं मदरसा, ये भी हो रहा है। कुल मिला के मसला ये, सीमा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। राजनीतिक और धार्मिक कारणों से तो सीमा के साथ कतई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये अक्षम्य अपराध है देश के प्रति, भारत के 140 करोड़ लोगों के प्रति। कोई करे, ये ऐसा अपराध है जिसकी क्षमा नहीं मिलेगी फिर कभी। सीमा पवित्र है, संवेदनशील है, उसकी मर्यादा रहनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान से लगी सीमा हो, चाहे नेपाल से लगी सीमा हो। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा,
क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरी डे।